नमस्कार साथियों, आपका इस मंजुल मेदिनी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 11 की NCERT बुक पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत का पहला अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। अध्याय का नाम है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। इसे जानने से पहले हम राजनीतिक सिद्धांत का पता करते हैं, और राजनीतिक सिद्धांत समझने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि राजनीति क्या होती है, तभी हम राजनीतिक सिद्धांत तक पहुंच पाएंगे। फिर भी एक वाक्य में कहा जा सकता है कि राजनीतिक सिद्धांत वे सिद्धांत हैं जो मनुष्य की समस्याओं को सुलझाने के लिए बनाए गए हैं, जो विभिन्न समाजों, विभिन्न चिंतकों, विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं को ध्यान में रखकर विभिन्न चिंतकों के द्वारा बनाए गए हैं। राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। मनुष्य दो मामलों में अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब है अलग है अन्य प्राणियों से। मनुष्य अलग माना गया है। क्यों? क्योंकि उसके पास विवेक होता है, वह अपनी गतिविधियों में उसे व्यक्त करने की योग्यता होती है, उसके पास भाषा का प्रयोग और एक दूसरे से संवाद करने की क्षमता भी होती है। अन्य प्राणियों से इतर मनुष्य अपने अंतरतम भावनाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त कर सकता है। वह जिन्हें अच्छा और वांछनीय समझता है, यानी कि जो मनुष्य को लगता है कि ये भावनाएं मुझे अन्यों के साथ बांटनी चाहिए, वह उन बातों को अन्यों के साथ शेयर करता है, अपने उन विचारों को साझा कर सकता है, वह उन पर चर्चा कर सकता है। राजनीतिक सिद्धांत की जड़ें मानव अस्मिता के इन जुड़वा पहलुओं में होती है। यह कुछ खास बुनियादी प्रश्नों का विश्लेषण करता है, जैसे समाज को कैसे संगठित होना चाहिए, हमें समाज की जरूरत क्यों है, समाज का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है, क्या कानून हमारी आज़ादी को सीमित करता है, राजसत्ता की नागरिकों के प्रति क्या देनदारी होती है, नागरिकों के रूप में एक दूसरे के प्रति हमारी क्या देनदारी होती है। राजनीतिक सिद्धांत इस तरह के प्रश्नों की पड़ताल करता है। राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने वाले किन किन शब्दों की बात की गई है, तो वह है स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है। ये मूलभूत अवधारणाएं हैं जो हमारे राजनीतिक जीवन को प्रभावित करती हैं। यह इनके और अन्य संबद्ध अवधारणाओं के अर्थ और महत्व की व्याख्या करता है। यह अतीत और वर्तमान के कुछ प्रमुख राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रखकर इन अवधारणाओं की मौजूदा परिभाषाओं को स्पष्ट करता है। यह विद्यालय, ट्रेन, बस या सरकारी कार्यालय जैसी दैनिक जीवन से जुड़ी संस्थाओं में स्वतंत्रता या समानता के विस्तार की वास्तविकता की परख भी करता है, और आगे जाकर यह देखता है कि वर्तमान परिभाषाएं कितनी उपयुक्त है या फिर उनमें संशोधन करने की आवश्यकता है, या कैसे वर्तमान संस्थाओं जैसे सरकार, नौकरशाही, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका जैसी जो संस्थाएं हैं वो नीतियों के अनुपालन को और अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए उसका परिमार्जन कर सके, या वो कितना परिमार्जन कर पाई हैं। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने और सामयिक का मतलब होता है एक समय में अलग अलग समय पर घटने वाली राजनीतिक घटनाएं जो हैं उनको सही ढंग से आंकने का प्रशिक्षण देना भी राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य है। अब हम इस अध्याय में परखेंगे कि राजनीति क्या होती है और राजनीतिक सिद्धांत का क्या अर्थ होता है, हमें इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए। इन सभी बातों के उत्तर हमें इस अध्याय में देखने को मिलेंगे।
यहाँ पर एक कोटेशन दी गई है या एक वाक्य दिया गया है, वाद विवाद संवाद। आप हमें बताएंगे कि ये वाक्य किसने कहा है या ये किसके विचार हैं। राजनीति क्या है? आपने देखा होगा कि लोग राजनीति के बारे में अलग अलग राय रखते हैं। राजनेता और चुनाव लड़ने वाले लोग अथवा राजनीतिक पदाधिकारी कह सकते हैं कि राजनीति एक प्रकार की जनसेवा है। राजनीति से जुड़े अन्य लोग राजनीति को दांवपेच से जोड़ते हैं और आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के कुचक्र में लगे रहते हैं, यानी कि वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कई बार उन्हें गलत कदम भी उठाने पड़ते हैं जिसमें वह बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। कई अन्य के लिए राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं। अगर वे राजनेताओं को दल बदल करते, झूठे वायदे और बढ़े चढ़े दावे करते और विभिन्न तबकों से जोड़ तोड़ करते, निजी और सामूहिक स्वार्थों में निष्ठुरता में रत और घृणित रूप में हिंसा पर उतारू होता देखते हैं, तो वे राजनीति का संबंध घोटालों से लगाते हैं। इस तरह की सोच इतनी प्रचलित है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जब हम हर संभव तरीके से अपने स्वार्थ को साधने में लगे लोगों को देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि वह राजनीति कर रहा है। यदि हम एक क्रिकेटर को टीम में बने रहने के लिए जोड़ तोड़ करते या किसी सहपाठी को अपने पिता की हैसियत का उपयोग करते और दफ्तर में किसी सहकर्मी को बिना सोचे समझे बॉस की हाँ में हाँ मिलाते देखते हैं तो हम कहते हैं कि वह गंदी राजनीति कर रहा है। स्वार्थपरकता के ऐसे धंधों से मोहभंग होने पर हम राजनीति से हताश हो जाते हैं। हम कहने लगते हैं मुझे राजनीति में रुचि नहीं है या मैं राजनीति से दूर रहता हूँ। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि अगर राजनीति इतनी ही बुरी होती है तो मैं उसका पार्ट नहीं बनना चाहता। केवल साधारण लोग ही राजनीति से निराश नहीं हैं, बल्कि इससे लाभान्वित होने और विभिन्न राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले व्यवसायी और उद्यमी भी अपनी मुसीबतों के लिए आए दिन राजनीति को कोसते रहते हैं। सिनेमा के कलाकार भी अक्सर राजनीति की बुराई करते हैं। यह बात अलग है कि जैसे ही वह इस खेल में सम्मिलित होते हैं वैसे ही अपने को इस खेल की ज़रूरतों के अनुसार ढाल लेते हैं। इस प्रकार हमारा सामना राजनीति की परस्पर विरोधी छवियों से होता है। क्या राजनीति अवांछनीय गतिविधि है जिससे हमें अलग रहना चाहिए या पीछा छुड़ाना चाहिए? यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और हर इंडिविजुअल की व्यक्तिगत रूप से सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। किसी को राजनीति बिल्कुल पसंद नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो उसका अनुमान गलत राजनीति से लगाते हैं, गंदी राजनीति से लगाते हैं जहाँ पर छल कपट होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि वो इसी राजनीति के माध्यम से इस संसार को बदल देंगे और एक बेहतर दुनिया बना लेंगे, तो जिससे हमें अलग रहना चाहिए। कुछ लोग ऐसा सोचेंगे और दूसरी ओर को सोचेंगे कि यह तो इतनी उपयोगी गतिविधि है कि बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमें इसमें निश्चित ही शामिल हो जाना चाहिए। अब हमें इससे एक अर्थ क्लियर हो गया है कि राजनीति का अर्थ दैनिक जीवन में अलग अलग स्थानों में अलग अलग रूप से किया जाता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति का संबंध किसी भी तरीके से निजी स्वार्थ को साधने के धंधे से जुड़ गया है। हमें समझने की ज़रूरत है कि राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है। महात्मा गांधी ने एक बार टिप्पणी की थी कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। अब आपको यहाँ पर महात्मा गांधी की इस कोटेशन को ध्यान में रखना है, इस वाक्य को ध्यान में रखना है। ये कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि यह कथन किसने कहा है कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और उससे जूझने के अलावा हमारे पास कोई अन्य रास्ता नहीं है। तो आप इसको अंडरलाइन करेंगे। राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बगैर कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता। जो समाज अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है उसके लिए अपने सदस्यों की विविध ज़रूरतों और हितों का ख्याल रखना आवश्यक होता है। परिवार, जनजाति और आर्थिक संस्थाओं जैसी अनेक सामाजिक संस्थाएं लोगों की ज़रूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने में
सहायता करने के लिए पनपी है। यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से इन संस्थाओं का जन्म हुआ मनुष्य की मदद करने के लिए, उनकी समस्याओं को समाप्त करने के लिए, चाहे वो परिवार हो, चाहे जनजाति और आर्थिक संस्थाएं हो, वो किस लिए बनाई गई? ताकि मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, उसकी आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। ऐसी संस्थाएं हमें साथ रहने के उपाय खोजने और एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को कबूलने में मदद करती है। आपने कई बार देखा होगा कि हम बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं, जैसे कि नेशनल फेस्टिवल्स भी हो सकते हैं, जिसमें 26 जनवरी का दिन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट 15 अगस्त का दिन भी है। उसके अलावा जो भी महान नेता हुए हैं या महान लोग हुए हैं, उनके हम बर्थडे को किसी न किसी रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? ताकि हम उन अच्छी बातों को याद रख सकें, उनसे सीख ले सकें। और उसी के साथ साथ हम कुछ ऐसे डेज़ भी मनाते हैं जिनमें हमें अपने कर्तव्यों को ध्यान में दिलाया जाता है, यानी कि हम अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभा सकें और एक अच्छे नागरिक बन सकें। इन संस्थाओं के साथ सरकारें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सरकारें कैसे बनती हैं और कैसे कार्य करती हैं, यह राजनीति में दर्शाने वाली महत्वपूर्ण बातें हैं। लेकिन राजनीति सरकार के कार्यकलापों तक ही सीमित नहीं है। अगर हमें लगता है कि राजनीति का मतलब बस सरकार के काम, तो ऐसा नहीं है। दरअसल सरकारें जो भी करती हैं वे सब प्रासंगिक होता है, क्योंकि वह लोगों के जीवन को भिन्न भिन्न तरीकों से प्रभावित करता है। हम देखते हैं कि सरकारें हमारी आर्थिक नीति, विदेश नीति और शिक्षा नीति को निर्धारित करती हैं। ये नीतियाँ लोगों के जीवन को उन्नत करने में सहायता कर सकती हैं। लेकिन एक अकुशल और भ्रष्ट सरकार लोगों के जीवन और सुरक्षा को संकट में डाल सकती है। अगर सत्तारूढ़ सरकार जातीय और सांप्रदायिक संघर्ष को हवा देती है तो बाजार और स्कूल बंद हो जाते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि अगर सत्तारूढ़ सरकार ही सांप्रदायिकता को फैलाएगी, जातीयता को बढ़ावा देगी, तो उससे क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो बाजार और स्कूल बंद हो सकते हैं, हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है, हम अत्यंत ज़रूरी चीज़ें भी नहीं खरीद सकते। आपने ऐसा ही एक एग्ज़ाम्पल अभी श्रीलंका का देखा होगा। उसके अलावा बीमार लोग अस्पताल नहीं पहुंच सकते, स्कूल की समय सारणी भी प्रभावित होती है, पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता, हमें परीक्षा के लिए अतिरिक्त कोचिंग और उसके लिए अतिरिक्त ट्यूशन फीस चुकानी पड़ती है। दूसरी ओर सरकार अगर साक्षरता और रोजगार को बढ़ाने के लिए नीतियाँ बनाती है तो हमें अच्छे स्कूल में जाने और बेहतर रोजगार पाने के अवसर मिल सकते हैं। चूँकि सरकार की कार्रवाइयों का हम पर गहरा असर पड़ता है, हम सरकार के कामों में खूब दिलचस्पी लेते हैं, हम संस्थाएं बनाते हैं और अपनी मांगें जोड़ने के लिए प्रचार अभियान चलाते हैं, हम दूसरों से बातचीत करते हैं और सरकार के निर्धारित लक्ष्यों को आकार देने का प्रयास करते हैं। जब हम सरकार की नीतियों से असहमत होते हैं तो हम विरोध करते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार अपनी मनमानी कर लेगी। जब लोगों को लगता है, जब जनता को यह महसूस होता है कि जो भी नीतियाँ बनाई जा रही है वह जनसाधारण के पक्ष में नहीं है, तो जनसाधारण क्या करता है? प्रदर्शन करता है, ठीक है, अपनी नाराज़गी जताता है। हम अपने प्रतिनिधियों की गतिविधियों पर जोश के साथ वाद विवाद और विचार विमर्श करते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा या घटा। हम पूछते हैं कि क्या भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाया जा सकता है? क्या किसी खास समूह के लिए आरक्षण न्यायसंगत है या नहीं? हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों कोई पार्टी और नेता चुनाव जीतते हैं। इस तरीके से हम मौजूदा अव्यवस्था और पतन के तर्कसंगत कारण तलाशते हैं और एक बेहतर दुनिया रचने की आकांक्षा करते हैं। यानी कि यहाँ पर राजनीति को एक सकारात्मक रूप में दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जनसाधारण की भागीदारी महत्वपूर्ण हो जाती है। निष्कर्ष यह है कि राजनीति का जन्म इस तथ्य से होता है
कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित एवं वांछनीय है और क्या नहीं। इस बारे में हमारी दृष्टि अलग अलग होती है। इससे हमारे समाज में चलने वाली बहुविध वार्ताएं शामिल होती हैं, जिसके माध्यम से सामूहिक निर्णय किए जाते हैं। एक स्तर से इन वार्ताओं में सरकारों के कार्य और इन कार्यों का जनता से जुड़ा होना शामिल होता है। जो दूसरे स्तर से जनता का संघर्ष और उसके निर्णय लेने पर संघर्ष का प्रभाव। जब जनता आपस में वार्ता करती हैं और उन सामूहिक गतिविधियों में भाग लेती हैं जो सामाजिक विकास को बढ़ावा देने और सामान्य समस्याओं के समाधान में मदद करने के उद्देश्य से तैयार की गई होती है, तब कहा जा सकता है कि जनता राजनीति में संलग्न है।